मंच पर आसीन इस विधानसभा के हल्का इंचार्ज और आम आदमी पार्टी में सबके करीबी, मैं कहूं कि मेरा करीबी तो लगेगा कि बाकी लोगों का करीबी नहीं है क्या, तो सबके करीबी और सबके छोटे भाई जैसे व्यवहार स्नेह पाते रहे गैरी, जिन्होंने पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, देश भर में पार्टी के स्थापना से लेके आगे तक बहुत भूमिका निभाई है अभी तक, और एक माइलस्टोन की तरह से हर जगह खड़े रहे हैं, जिनके दम पर, जिन जैसे साथियों के दम पर पार्टी युवाओं की पार्टी है गैरी भाई। यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रेड विंग के पदाधिकारी मित्तल साहब, अनिल ठाकर जी, डिस्ट्रिक्ट के ट्रेड विंग के प्रधान, और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी मंडी गोविंदगढ़ के व्यापारीगण, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, ट्रांसपोर्ट, सभी अलग अलग एसोसिएशन से पधारे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी नॉलेज हमसे शेयर की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये संवाद विशेष रूप से आम आदमी पार्टी ने व्यापारी संवाद करके रखा, व्यापारियों के साथ संवाद, और पूरे पंजाब में चल रहा है ये। और इसमें सवाल ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं या आप इंडिविजुअली क्या चाहते हो, सवाल यही है, अगर सारे सवालों का और सारे मुद्दों को उठा के देखेंगे तो पंजाब का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, उसकी निटिग्रिटीज हैं। आप लोग जो बोल रहे हो उसी की निटिग्रिटीज में है। निटिग्रिटीज को ठीक नहीं करेंगे तो विकास 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 चिल्लाने से तो विकास नहीं होगा। वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, तब विकास होगा। पंजाब का व्यापारी जो कह रहा है, अगर उसको लब्बो लुभाव निकाल के वो किया जाए तो पंजाब का विकास होगा। इसलिए ये ट्रेडर संवाद व्यापारी के साथ, मैन्युफैक्चरर, उद्योगपतियों के साथ पूरे पंजाब में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, पार्टी के अन्य लोग भी कर रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है ये देख के चारों तरफ कि कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है। व्यापारी को पता है कि व्यापार को बढ़ाना है तो करना क्या है। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से 10 लोग बोले अभी, आज करीब 10 लोगों ने जो बातें रखी, लार्जली किसी ने समस्या रख के नहीं छोड़ी कि जी हमारी समस्या ये है। हर आदमी बता रहा है भाई समस्या ये है, समाधान ये है, समस्या ये है, समाधान ये है, समस्या ये है, समाधान ये है। ये समाधान निकाल दो, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा तो रोजगार आगे बढ़ेंगे, रोजगार आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, और सरकार को भी टैक्स मिलेगा। ये बात आज मैं एक एक चीज पे कुछ कहूं, उसकी जगह मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने जितनी बात रखी है समाधान के रूप में, वो सारी जायज है। उसके प्लस माइनस जो भी होंगे, करके होना तो यही है। पिछले 5-6 साल में दिल्ली में जो हमने सरकार चलाई है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी का मूल मंत्र यही है। अभी गुलशन भाई ने बोला कि जब सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ का बजट था। अब 30,000 करोड़ के बजट पे जब दिल्ली में बैठे 2015 में पहली बार, सपने बहुत सारे थे। जैसे आज पंजाब को लेके भी बहुत है, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके सपने हैं, पंजाब के लोगों के सपने हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के सपने हैं। उन सपनों को लेके बैठे तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाई आगे कैसे बढ़े। 30,000 करोड़ का बजट, उसमें से 24-25 हजार करोड़ की तनख्वाहें, 4-5 हजार करोड़ रुपए व्यापारी समझते हैं कमिटेड लायबिलिटीज, कि भाई वो पुल बन रहा है, वो सड़क बन रही है, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है काम। 1,000 करोड़ रुपए भी थे मुश्किल से, जिस पे ये कह दें कोई योजना बनाने के लिए कि भाई नई सरकार आई है, कुछ अच्छा करेगी, नया करेगी। 1,000 करोड़। अब पूरे राज्य में 1,000 करोड़ रुपए में क्या करोगे आप? ऐसे देखें तो, मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखो, व्यापारियों की तरक्की के बिना दिल्ली की तरक्की संभव नहीं है। इसके बाद में खूब सारी मीटिंग्स की, पहले भी करते थे, करोल बाग, चांदनी चौक, नेहरू प्लेस, पहाड़गंज, जितना भी वहाँ अलग अलग एसोसिएशन हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सबके साथ
ज्योग्राफी वाइज और सेक्टर वाइज अलग अलग खूब सारी मीटिंग्स की और सबसे यही पूछा, भाई अब दिल्ली को तरक्की देनी है तो करना क्या है। और सबसे पहली चीज वही निकल के आई जो आज यहां निकल के आ रही है बार बार, कि भाई सबसे बड़ी चीज तो यह है कि व्यापारी को चोर समझा जाता है, चाहे वो दिल्ली में बैठा होता था या यहां बैठा है, चाहे वो दुकान खोल के बैठा है, कोई किसी भी चीज के अप्लायंसेस शोरूम खोल के बैठा है, या कोई स्क्रैप का काम कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। मैं भी देख रहा हूं यहां 10 लोगों में से 6 लोगों ने इस शब्द, इस लाइन का यूज किया है कि व्यापारी को चोर समझा जा रहा है, व्यापारी को चोर समझा जा रहा है। यही बात दिल्ली के व्यापारी ने भी 2015 में कही। तो साहब क्या करें? तो उसका तरीका है था कि रेड राज बंद कर दो, क्योंकि चोर समझा जाता है इसलिए क्योंकि दफ्तर में बैठा हुआ इंस्पेक्टर सोचता है कि चलो कुछ पैसा ले आए। अब पैसा लेने के लिए जिसके यहां जाएगा आते ही उसको बोलेगा चोरी कर रखी है तुमने। जब हम 2015 में ट्रेडर से वहां दिल्ली में बात कर रहे थे तो एक व्यापारी ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने एग्जाम्पल देके बताया। वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की दुकान थी उसकी, उसने कहा जी मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेचता हूं, अब किसी बल्ब का डब्बा मेरे दुकान में खाली रखा है और उसमें बल्ब नहीं है, तो वो जो आदमी रिश्वत लेने के इरादे से आया ना, वो तो प्रूव करने आया मैं चोर हूं। वो खाली डब्बे को उठाएगा, बोलेगा अच्छा बिना टैक्स के माल बेच रहे हो, और उसके बाद में सीधे 15 लाख रुपए का नोटिस थमाएगा मेरे हाथ में। और उसकी नीयत 15 लाख रुपए का नोटिस थमाने की ये नहीं है कि सरकार को 15 लाख रुपए मिल जाए, उसकी नीयत यह है कि 15 लाख रुपए का खाली डब्बे के बेस पर 15 लाख रुपए का नोटिस देके मैं कम से कम इससे 5 लाख रुपए निकलवा के ले जाऊंगा चोरी के। तो असली चोर आता है व्यापारी के यहां, चोर वो है। तो सीएम साहब ने 2015 में कहा भाई ये रेड राज बंद करो, ये जो इंस्पेक्टर यूं ही मुंह उठा के चले जाते हैं कहीं पे। 2015 में सबसे पहला काम सीएम साहब ने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली में, कि रेड राज बंद। कोई इंस्पेक्टर किसी व्यापारी के यहां, चाहे वो वैट का हो, लेबर का हो, उस वक्त वैट ही था, जीएसटी नहीं था, जितने भी हैं, फायर का हो, ऐसे ही नहीं जाएगा। तो दूसरी चीज, वो बंद, रेड राज बंद हो गया। उससे व्यापारी के खुश रहने का, उसके सम्मान से काम करने का एक रास्ता खुला। और आज 7 साल हो गए व्यापारी के यहां कोई दिल्ली में ऐसे जाता नहीं है। आप काउंटर पार्ट होंगे आपके, जिनसे आप डील कर रहे हो, कई लोगों ने बोला कि हम दिल्ली माल भेजते हैं, आप उनसे पूछ के देखिएगा। दूसरी चीज ये कि जो अभी गुरजीत सिंह खालसा जी ने बोली, उसका इंडिकेशन दिया कि भाई टैक्स के रेट बहुत ज्यादा है। उस वक्त वैट था, वैट के रेट बहुत ज्यादा है, तो वैट के रेट ज्यादा होने पे व्यापारी ने नहीं बोला जी, कोई आदमी हमारे पास में सामान लेने आता है, 100 रुपए का सामान लेने आता है, हम कहते हैं 118 रुपए दो, वो कहता है जी 18 रुपए किस बात के, बाहर तो लगा हुआ है 100 रुपए, बोले 18 रुपए टैक्स के। तो वो कहता है जी 18 रुपए टैक्स तो बहुत ज्यादा है, बिना टैक्स के दे दो। अब हम अगर बिना टैक्स के दें तो चोर, और अगर हम बिना टैक्स के नहीं दें, उसको बोले 100 रुपए का माल तो 18 रुपए में ही मिलेगा, तो वो कहेगा जी बाजू वाला बेच रहा है, मैं वहां से ले लेता हूं, आपसे क्यों लूं, हमारा धंधा चौपट। तो या तो चोर या व्यापार ठप, दुकानदारी ठप, यही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ग्रे मार्केट में खूब करते ही है काम। बोले जी आप 100 रुपए का माल 118 में बेचने को फोर्स करते हो हमको, आप टैक्स रेट कम कर दो, 100 रुपए का माल 118 में खरीदने वाले लोग कम मिलेंगे, 100 रुपए का माल 105 रुपए में टैक्स देके खरीदने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा लोग मान लेंगे इस बात को। हमने कहा जी ठीक है। सीएम साहब बोले बढ़िया, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। उन्होंने तो टैक्स स्टडी किया, आईआरएस ऑफिसर रहे, इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, टैक्सेशन उनको समझ में आता है। बोले ये टैक्स रेट घटाओ, तो ब्यूरोक्रेसी में भी विरोध हुआ। जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोग होते हैं, नहीं नहीं इतना रेट कम कर दोगे तो कैसे होगा, सैलरी के तनख्वाह के पैसे नहीं बचेंगे, सरकार को कंगाल हो जाएगी। चलो जी, सीएम साहब बोले पहले एक प्रोडक्ट पे करते हैं। व्यापारियों के साथ खूब चर्चा चल रही थी 15 में। दिल्ली में टिम्बर पर, मेरी बजट स्पीच पड़ी होंगी गूगल पे, देख लीजिएगा। दिल्ली में 2015 में टिम्बर पर टैक्स रेट घटा के 12% से, उस वक्त 12.5 होता था, 12.5% से 5% किया गया। लोग कह रहे थे जी, जो सो कॉल्ड टैक्स के एक्सपर्ट थे, नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं, भरपाई नहीं होगी, सरकार घाटे में चली जाएगी, गलत परंपरा डाल दी आपने। हमें हरियाणा वालों ने भी समझाया,
पंजाब वालों ने भी समझाया था तब कि जी गलत कर रहे हो, ये तो पूरा मार्केट खराब हो जाएगा। सीएम साहब है, उन्होंने कहा भाई जब कह दिया है तो करेंगे। अब 12.5% से 5% टैक्स किया टिम्बर पे। ऐसे देखें तो 7% टैक्स घटाने पे टैक्स कम होना चाहिए था ना, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 1% टैक्स दिल्ली में ज्यादा इकट्ठा हुआ, जिसका फायदा यह हुआ कि हमारा भी हौसला बढ़ा और उसके बाद में कोई बोल नहीं पाया। 2016 में 44 आइटम्स पर 12.5% से घटा के टैक्स हमने 5% किया, और दिल्ली का बजट उस तब से देख लो। 2015 में जब सरकार आई थी तो बजट था 30,000 करोड़ रुपए। 2015 से पहले देखोगे तो 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए बढ़ा था बजट। हमारा बजट 2017 का जब मैंने बजट पेश किया इन दोनों प्रयोगों के बाद, तो 10,000 करोड़ रुपए 2 साल में बढ़ गया था, केवल 2 साल में। और 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली का बजट हो गया 30,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए। आप सबने जीएसटी की बात कही, जीएसटी से भी देश का रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा। जीएसटी बल्कि व्यापारियों को प्रॉब्लम में ही डाल रहा है। जीएसटी ने कॉम्प्लिकेशंस खड़े किए हैं। हो सकता है जीएसटी कोई बहुत महान आउटकम दे जाए, मैं कोई खिलाफत में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल जिस तरह का जीएसटी जितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, अभी 10 साल लगेंगे जीएसटी को समझने में। टैक्स के एक्सपर्ट को, व्यापारी को तो बाद में समझ में आएगा। तो जीएसटी के बावजूद कि जीएसटी आया, नोटबंदी आई, दुनिया भर में मंदी आई, उसके बावजूद दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 5 साल के अंदर अंदर 60,000 करोड़ रुपए हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार व्यापार के मामले में व्यापारियों के साथ खड़ी थी। व्यापार कैसे होगा, व्यापार की सुविधाएं कैसे होंगी, व्यापार का सिस्टम क्या होगा, इसमें सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। एक चीज और बोली व्यापारियों ने, बोले जी ये कागज बहुत जमा कराते हैं आपके छोटी छोटी चीज पे। क्या कागज जी? कि जी एफिडेविट मांगते रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज पे एफिडेविट मांगेंगे। अब मेरा नाम मनीष सिसोदिया है, मैं कोई एफिडेविट दूं, जाके कोई फॉर्म भरूं, गाड़ी की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, फिर प्रॉपर्टी की कुछ चाहिए, प्रॉपर्टी चेंज करना है, कुछ 50 काम होते हैं व्यापारियों को, आम आदमी को भी होते हैं, सरकार से इतने सारे काम। अब मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए सरकार से, उसमें फॉर्म भर के दूं, मैं मनीष सिसोदिया रेजिडेंट ऑफ दिस, अंडर नीचे साइन करता हूं। पहले 2015 तक सरकार उसको स्वीकार नहीं करती थी, बोलती थी जी एफिडेविट लेके आओ कि आप मनीष सिसोदिया हो, आपका पता ये है, आपकी उम्र है, जो भी उसमें एफिडेविट। एफिडेविट कहां से बनेगा? वो नोटरी के यहां से बनेगा। नोटरी की एक फीस है 100 रुपए की, तो 100 रुपए की फीस में उसके बाद में मनीष सिसोदिया अपने एक्चुअल एड्रेस लिखने की जगह अगर मंडी गोविंदगढ़ का एड्रेस लिख दूं, तब भी 100 रुपए की फीस देके मेरा एड्रेस उस फॉर्म में स्वीकार था। लेकिन अगर मैं अपने आप लिखूं तो स्वीकार नहीं था। हमने पूछा भाई ये इस तरह के एफिडेविट्स की जरूरत कहां से पड़ रही है, कौन से कानून में? निकालो कानून, कानून बदलेंगे। तो पता चला जी 10-10, 15-15, 20-20 साल से किसी इंस्पेक्टर ने, किसी अधिकारी ने इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद से चला आ रहा है। 454 तरीके के कंप्लायंसेस 2016 में एक झटके में खत्म कर दिए। बोले इनकी जरूरत नहीं है। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेशन, आदमी अपने आप अटेस्ट करेगा। 454 तरीके के कंप्लायंसेस इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को वहां पे देना बंद कर दिया, जरूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की कि जिस चीज के लिए आपको एसडीएम दफ्तर या फायर डिपार्टमेंट के दफ्तर या ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाना पड़ता था, अब कहा कि ट्रांसपोर्ट दफ्तर आपके घर पे आएगा या दुकान में आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल 1076 पे फोन करो, आप बोलो मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अपनी गाड़ी की डुप्लीकेट आरसी लेनी है, मान लीजिए, तो डुप्लीकेट आरसी लेने के लिए आपको नहीं जाना वहां पे। अब आप 1076 पे फोन करो और 1076 पे जो आदमी फोन उठाएगा वो पूछेगा क्या काम है, आप बताओगे, वो बोलेगा जी फला फला कागज तैयार रखना, आदमी आएगा आपके पास में। तो ऐसा नहीं है आपको पूरे दिन बैठ के इंतजार करने का पड़ेगा आदमी को। आप बोलोगे भाई मेरे ग्राहक जो हैं रात को 8:30 बजे कम हो जाते हैं, 8:30 बजे आना, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आदमी आपको 8:30 बजे आएगा फिर आपके पास में, आपको दिन में दुखी नहीं करेगा आके। और वो आदमी आके अपना कंप्यूटर लेके आएगा, अपना स्कैनर लेके आएगा, आपका फॉर्म वॉर्म सब अपने आप भरेगा, अपने आप ऑनलाइन, और जब गाड़ी की डुप्लीकेट आरसी की कॉपी देनी होगी तो अपने आप देके जाएगा, या डिलीवरी से आएगी, कुरियर से आएगी आपके पास में। 140 तरह की इस तरह की सर्विसेज आज दिल्ली में
ऑनलाइन भी नहीं है ये, ऑन फोन होम डिलीवरी पे है, डोर स्टेप डिलीवरी पे, आपके घर पे बैठे हुए आपको मिल रही हैं। और यहीं पे नहीं छोड़ते हम उसको। वो 1076 पे फोन करने के बाद जो आदमी घर पे आता है ना, जब वो आपके यहां या दफ्तर में आता है, आपके दफ्तर से जैसे ही फॉर्म भर के हटेगा वहां से, अपनी गाड़ी में नहीं बैठा होगा, तब तक सीएम के ऑफिस में उसकी सूचना पहुंच जाती है कंप्यूटर सिस्टम से कि भाई फलाना आदमी फलाने आदमी के घर फलाना काम से गया था और उसका फॉर्म भर दिया है। तो जैसे ही ये सूचना पहुंचती है, वैसे ही आपके फोन पे एक कॉल आती है। वो पूछती है कि जी फलाने नाम का आदमी आपके घर आया था आपके काम से, आप उसके व्यवहार से और उसके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर उसने बदतमीजी की, एरोगेंट से बात की, सहयोग नहीं किया या टालाटूली की या कुछ हो सकता है, कुछ पैसे मांगे, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं वहां। आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, संतुष्ट है तो एक दवाइए, संतुष्ट नहीं है तो 2 दवाइए। उस फीडबैक, आपकी फीडबैक के आधार पे उस आदमी की नौकरी तय करती है। तो ये अकाउंटेबिलिटी तक का सिस्टम लाए। उसकी वजह से आज दिल्ली में, जिसका जिक्र अभी गुलशन भाई ने भी किया, कि सारे देश में मंदी के बावजूद दिल्ली का व्यापार भी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी दिल्ली की 3 गुना हो गई पूरे देश के मुकाबले। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपने जितनी बातें रखी हैं उसमें से एक एक चीज पे काम होना जरूरी है। उसमें से एक एक चीज, और जीएसटी तो खास तौर से, जीएसटी के काउंसिल में जितना मैं लड़ा हूं, दिल्ली जब भी जीएसटी की मीटिंग होती है उससे पहले दिल्ली के ट्रेडर्स का मेरे यहाँ लाइन लगी होती है, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये इशू, एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस, सेक्टर एसोसिएशंस, अलग अलग सेक्टर की, सब मेरे को फीडबैक देती हैं, उसके बाद में जाता हूं। और सीएम साहब ने जीएसटी सपोर्ट कमिटीज बना दी हैं पूरी दिल्ली में, जिनका काम ही है कि जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो या अदरवाइज भी उसके इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत हो, तो वहां जो दिल्ली सरकार के लेवल की चीजें वहां होती रहे, जीएसटी काउंसिल में ले जाने वाली चीजें मैं लेके जाता हूं। तो ये सब चल रहा है दिल्ली में। आप सबका साथ रहा, केजरीवाल जी को एक मौका मिला, केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका मिला। एक मौका देके देखिए, दिल्ली का वाला चीजें पंजाब में भी होने लगेंगी, वही तरक्की, वही बात पंजाब में भी होने लगेगी। टैक्स की कमी नहीं है, व्यापार के तो चांसेस ज्यादा है। किसी भाई ने अभी बोला कि जीएसटी, दिल्ली में तो हमारी 2/3 सरकार है, बल्कि 1/3 है। पुलिस हमारे पास नहीं, वहां पे जमीन हमारे पास नहीं, वो डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास में नहीं। 1/3 सरकार में अगर 5 साल के अंदर अंदर इतना काम हो सकता है, तो पूर्ण राज्य की सरकार में तो जबरदस्त काम हो सकता है। ईमानदारी से चाहिए, नियत चाहिए, ईमानदारी की राजनीति करने वाली पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि जिसको आता है, सीएम साहब बोलते हैं इस चीज को, कि सरकार चलानी है तो हर चीज आपको नहीं आएगी। व्यापारियों ने एक चीज और बोली थी जी, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। बिजली दिल्ली में भी 24 घंटे नहीं आती थी, 6-6, 7-7 घंटे के। अब सीएम साहब तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सत्येंद्र जैन जी जो है आर्किटेक्ट हैं, दोनों को बिजली की कोई वो नहीं थी नॉलेज। हम कहें कि नहीं साहब बिजली के एक्सपर्ट थे, लेकिन जिसको आता था उसको इज्जत दी, उसके साथ बैठे, उसको समझ आती थी, बिजली वालों को ही समझ में आती थी, उनके साथ बैठ के आज बिजली नई नहीं बनती दिल्ली में, बिजली खरीदने का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, 24 घंटे। जनरेटर, इन्वर्टर दिल्ली में बीते जमाने की बात हो गई। तो जिसको आता है उसके साथ बैठो, जिसको पता है। आप में से कई लोगों ने यहां से ऐसे ऐसे सुझाव दिए। हेमंत भाई ने कई चीजें इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बोली, भगवान दास जी ने तो पूरा एक खाका दिया, और खासतौर और बार बार इस चीज को दिया। मुझे लगता है सबसे बड़ी पीड़ा है यहाँ के व्यापारियों की कि व्यापारी को चोर समझा जाता है। ये तो मैं आज बोल रहा हूं आपको, सरकार बनने के बाद व्यापारियों के संबंध में जो पहला आदेश होगा वो रेड राज बंद करने का आदेश होगा। और चोर समझे जाने की वजह यही है कि खुली रेड की छूट है। वो चोर सिद्ध करने की कोशिश करो, वो बेचारा 4 कागज उसके हाथ में थमाओगे, 5 नोटिस थमाओगे, सीलिंग का डर थमाओगे, वो कहेगा हाँ जी मैं चोर ही था, ले जाओ 5 लाख रुपए। इससे अच्छा तो मेरी दुकान तो चलाने दो। लेकिन जब वो रेड राज बंदी हो जाएगा तो कोई झंझट नहीं पड़ेगी। तो आप सबने बहुत एक एक मुद्दे को रखा। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पंजाब में व्यापार कैसे चलेगा, पंजाब का व्यापार कैसे फलेगा फूलेगा, ये पंजाब का व्यापारी उसकी दिशा निर्देश तय करेगा, और यहां से ही उसका रास्ता निकलेगा। मंडी गोविंदगढ़ का विकास कैसे होगा, ये मंडी गोविंदगढ़ का व्यापारी अच्छे से जानता है।
10 लोगों ने पूरा खाका रख दिया। अगर आज मेरे हाथ में पावर हो तो अगर इनमें से आधी चीजों को भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, रास्ता आगे बढ़ने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतनी देर इंतजार करके सारी चीजों को ध्यान से रखा, सुना। आपके गोविंदगढ़ के कुछ साथी मेरे पास भी आके मिले थे दिल्ली में करीब 5-6 महीने पहले, उन्होंने भी ये चीजें दी थी मेरे को, सारी चीजें। और मैं समझता हूं कि जीएसटी काउंसिल में इसको जब तक यहां सरकार नहीं है, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां उठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।